चलिए ध्यान दिया जाए, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर संक्रमण एवं अंतः संक्रमण तत्व। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट के नाम से ये चैप्टर जी जाना जाता है। सबसे पहले आप ये जानें कि डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट इसको क्यों कहते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल को 4 डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी और एफ। तो यहाँ आप डी एंड ए ब्लॉक के बारे में जानने जा रहे हैं, तो आपको पता है पहले से भी कि वे सभी एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में, डी उपकक्ष में जाता है या n-1 डी उपकक्ष में जाता है तो उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन f या n-2 f उपकक्ष में जाता है तो उसे f उपकक्ष यानी f ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व का ही दूसरा नाम संक्रमण धातु है और एफ ब्लॉक के तत्व का अंतः संक्रमण मतलब तत्व है। जरा सा ध्यान देंगे, पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, एस, पी, डी, एफ। डी को बोलते हैं संक्रमण तत्व, एफ को बोलते हैं अंतः संक्रमण। एस और पी को एक साथ एस और पी को एक साथ, एस और पी ब्लॉक को एक साथ हम बोलते हैं असंक्रमण तत्व। याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट, असंक्रमण एस और पी को एक साथ बोला जाता है, संक्रमण डी को और एफ को अंतः संक्रमण। तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, यह संक्रमण तत्व क्या है, दोनों का जवाब सुन लीजिए। ये डी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित है ये डी ब्लॉक। तो अगर किसी भी प्रॉपर्टी का आप अध्ययन करें, किसी भी गुण का, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं परमाणविक आकार का। आप लोग जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक आकार बढ़ता है लेकिन आवर्त में घटता है। तो आप ही बताइए, जब आवर्त में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि परमाणविक आकार लगातार घटता है तो लगातार जब घटेगा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक आकार घटता है किसी भी आवर्त में, तो डी का जो आकार होगा तत्वों का वो एस से छोटा लेकिन पी से बड़ा। तो ये परमाणविक आकार पर एग्जाम्पल हमने दिया। अब हम आयनन विभव पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप लोग को पता है कि आकार कम होता है तो आयनन विभव बढ़ता है। तो आयनन विभव बाएं से दाएं जाने पर किसी आवर्त में क्या होता है, बढ़ता है। तो आयनन विभव बढ़ेगा जब, तो इसका जो आयनन विभव होगा डी का वो एस से क्या होगा, अधिक, लेकिन पी से कम। मतलब हम क्या समझाना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी गुण किसका, डी ब्लॉक का, एस और पी ब्लॉक के बीच का होगा। तो बीच का गुण रखने के कारण, एस और पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों को संक्रमित करने के कारण इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं, इसका जवाब हमने दिया कि ये एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच का गुण रखता है इसलिए। दूसरा, इसको अंतः संक्रमण क्यों कहते हैं, क्योंकि वास्तव में जो लेंथेनाइट का ये 14 एलिमेंट का सीरीज है ये संक्रमण तत्व में ही स्थित है और ये जो 14 तत्व का एक्टिनाइट का सीरीज है वो भी संक्रमण तत्व में स्थित है। तो संक्रमण तत्व में संक्रमण तत्व न बोलकर बोला जाता है अंतः संक्रमण तत्व। तो ये था परिचय, इंट्रोडक्शन। अब आपको हम बता दें कि इस चैप्टर का 2 भाग है। प्रथम भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। जिस तरह पीरियोडिक टेबल का 4 ब्लॉक आपके सामने है, एस, पी, डी, एफ। आपको बता दें कि इस डी ब्लॉक का भी विस्तृत अध्ययन 4 भाग में बांट कर किया जाता है। हर एक लाइन इस क्लास का सुनने और समझने लायक है। लगेगा कि नहीं, अच्छे से ध्यान दिए तो लगेगा कि रुक गया दिमाग में, क्योंकि सब कुछ दिखाकर पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ डी ब्लॉक 4 तत्वों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होती है। ये चारों श्रृंखला यानी डी ब्लॉक को 4 भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन किया जाता है। प्रथम संक्रमण श्रृंखला, द्वितीय संक्रमण श्रृंखला, तृतीय और चतुर्थ।
देख पा रहे हैं प्रथम संग्रह श्रृंखला का प्रारंभ स्कैंडियम, अंत जिंक। द्वितीय संग्रह श्रृंखला का प्रारंभ यट्रियम, अंत कैडमियम। तृतीय संग्रह श्रृंखला का प्रारंभ लैंथेनम, हैफेनियम होते हुए Hg, और चतुर्थ का एक्टिनियम, रदरफोर्डियम होते हुए UuB। जरा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, ये 10-10 तत्वों की श्रृंखला है। 10-10 तत्वों की श्रृंखला क्यों है? क्योंकि आप डी ब्लॉक का अध्ययन करें और डी उपकक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन भरता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 10 ग्रुप लेकर उपस्थित होता है डी ब्लॉक, और इसको ग्रुप नंबर आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में रखा गया। रोमन अंक में बात करें तो 3rd B, 4B, 5B, 6B, 7B, और उसके बाद 8 में 3 एलिमेंट के ग्रुप को रखा गया है। क्यों? आज जवाब सामने आएगा, क्योंकि इन तीनों का परमाणविक आकार क्या होता है? समान होता है। तो इसलिए आकार में समानता रखने के कारण पुराने नियम के अनुसार ग्रुप नंबर 8, 9, 10 को ग्रुप नंबर 8 में ही रख दिया गया है, और उसके बाद आता है 1B और 2B। तो ये था एक परिचय डी ब्लॉक का। अब आपको थोड़ा डिटेल में इसका वर्गीकरण समझाने जा रहे हैं। ध्यान अपना बनाए रखिएगा। स्कैंडियम पर केवल स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग बोलेंगे। स्कैंडियम परमाणु संख्या 21 बोला जाए 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब इसको सजाकर बोलेंगे, तो सजाकर बोलने पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। तो यहाँ पर 3d1, 4s2 हमने लिख दिया। तो टाइटेनियम में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए हो गया आर्गन, ठीक है, और ये केवल बाहतम कक्ष लेके चल रहा है 3d1, 4s2। तो टाइटेनियम में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कहाँ जाएगा? 3d2, 4s2, यहाँ 3d3, 4s2, यहाँ पर 3d4 होना था, लेकिन 5 हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है डी का फुल फिल 10 पर होता है और हाफ फिल 5 पर। जब भी अपने फुल फिल के नजदीक पहुंचेगा और हाफ फिल के नजदीक पहुंचेगा, 10 न होकर 9, 5 न होकर 4, तो आगे के कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वहां से खींचकर अपना हाफ फिल, अपना फुल फिल पूरा कर लेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 4s2 और यहाँ 3d4 होना था, तो ये अपना हाफ फिल पूरा करने के लिए आगे के कक्ष से इलेक्ट्रॉन खींच लिया और इसको 4s1 कर दिया। ये हाफ फिल रूल है। अब एक जगह कॉपर में फुल फिल रूल दिखाई देगा, जो हमने 11th में बताया था। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या इस क्लास में भी अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो आपको बता दें कि डी ब्लॉक का आगे का सारा प्रॉपर्टी का फुल एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होगा। और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो आप ये चैप्टर पढ़ने के लायक नहीं है, क्योंकि आज से ही अंदाजा लग जाएगा कि सारा डिस्कशन हर प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर दिक्कत है, आपका नहीं आता है, तो आप पहले सीख लीजिए, तब इस चैप्टर को पढ़िए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलिए आगे बोलिए। 3d5, 4s2, यहां पर देखिए 3d क्या हो रहा है? 6, 4s2, यहां पर कोबाल्ट में 3d7, 4s2, 3d8, 4s2, यहां देखिए 3d9 होना था, 10, 4s2, फुलफिल रूल, और 3d यहाँ 4s1, ठीक है, और ये 3d हो गया 10 और 4s2। अब आप सभी स्टूडेंट जरा ध्यान देंगे, इस स्कैंडियम के ठीक नीचे जैसे आप देख पा रहे हैं, स्कैंडियम से जिंक जाते जाते 3d1, 3d2, 3d3, 3d5, 3d6 होते हुए लास्ट 3d10, 3d उपकक्ष धीरे धीरे भरा। अगर हम इसमें ये कहानी दोहराए तो यहाँ 4d1, 5s2, तो 4d1, 4d2 होते होते लास्ट में 4d10 होगा।
यहां लेंथनम में 5d1 5s2 6s2, तो ये पूरा लास्ट तक 5d10 हो जाएगा। यहां पर एक्टिनियम में 6d1 7s2 6d1 6d2 6d3 होते हुए 6d10। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि इस 10 एलिमेंट में अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है। हम ये समझाना चाहते हैं कि इस 10 एलिमेंट में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4d में जाता है, इसमें 5d में, इसमें 6d में। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आवर्त है, एक रिक्वेस्ट आप लोग से, जब भी ये चैप्टर पढ़े बिना हमारे बोले आवर्त सारणी निकाल कर सामने रख लीजिए। और तब ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना पीरियोडिक टेबल सामने रख कर ही इसका अध्ययन कीजिए। और ये चैप्टर ऐसा है कि हर एक एलिमेंट पर क्वेश्चन एराइज हो जाता है, इसलिए सामने रखिए, पूरा बात समझिए, ध्यान दीजिए। देख लीजिए, ये आवर्त पीरियोडिक टेबल में, सॉरी, ये जो सीरीज दिखाई दे रहा है ये चौथे आवर्त में है, ये 5वें में, ये 6ठे में और ये 7वें में। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, ये आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में है, ये 5वें में, ये 6ठे में, जाकर देखिए उधर, और ये 7वें में। ठीक है, अब ये पूरा वर्गीकरण जो हमने समझाया, अब आप इसको जरा देख लीजिए, क्या एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। संक्रमण तत्व को 4 श्रृंखला में बांटा गया। प्रथम संक्रमण श्रृंखला पीरियोडिक टेबल में देखते देखते समझिएगा, इसको 3d सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है। स्कैंडियम से जिंक में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, 3d उपकक्ष में। कहाँ शुरू होता है स्कैंडियम, कहाँ अंत होता है जिंक। अब आइए कौन से आवर्त में है, चौथे आवर्त में। अब आइए द्वितीय संक्रमण श्रृंखला पर अपना हाथ रखिए। द्वितीय संक्रमण श्रृंखला यट्रियम से शुरू होता है, 4d सीरीज के नाम से जाना जाता है, यट्रियम से, और अंत इसका cd, और 5वें आवर्त में है। तृतीय संक्रमण श्रृंखला का प्रारंभ 5d सीरीज कहलाता है ये, और ये LH, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, LA जहां पर 57 से 71 लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में, LA के बगल में HF है। अगर La2 बोल देंगे तो नीचे का भी 14 तत्व आ जाएगा, तो उसको रोकने के लिए La, HF बोलना होगा। 10 ही तत्वों का श्रृंखला है, अगर La2 बोल दीजिएगा तो 24 तत्वों का श्रृंखला हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो इसे बचने के लिए La, HF बोलना होगा। और उसके बाद ये आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में है, चौथे संक्रमण श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। 6d सीरीज के नाम जाना जाता है, एक्टिनियम रदरफोर्डियम से होते हुए अननोन। उसके बाद ये आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में है। अब जरा देख लिया जाए, क्या सारा नॉलेज आपका कंप्लीट हुआ। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकक्ष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। n-1d क्या है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये n-1d का क्या चक्कर है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देख लीजिए, स्कैंडियम के साथ बाहतम विन्यास क्या है, बाहतम विन्यास क्या है, 4s2 3d1। जरा सा देखिए, यट्रियम में क्या आ गया, 5s2 4d1, देखते रहिएगा। लेंथेनम 6s2 5d1, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ 4s है तो 3d साथ में आ रहा है, यहाँ 5s है तो कौन आ रहा है, यहाँ 6s है तो कौन आया, बताइए। अगर ns होगा तो साथ में कौन आएगा, तो बाहतम कक्ष से एक अंदर के डी उपकक्ष को संबोधित करने के लिए n-1d लिखा जाता है। अब बताइए, n-1d यानी डी उपकक्ष का इलेक्ट्रॉन भरने का क्षमता कितना का है, 1 से 10, और s का क्षमता या तो 0 या तो 1 या तो 2, अधिक से अधिक 2। तो डी ब्लॉक के सभी तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लिए। n-1d क्या है ये आप समझ गए। अब आइए, डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में s और p ब्लॉक के बीच स्थित है, जो आप देख पा रहे हैं अपने पीरियोडिक टेबल में। डी ब्लॉक के तत्व जिनका जिनका n-1d उपकक्ष अपूर्ण भरा होता है, जरा ध्यान देंगे। वैसे डी ब्लॉक के तत्व जिनका n-1d उपकक्ष अपूर्ण भरा होता है। संक्रमण तत्व का एक और परिभाषा, संक्रमण तत्व का एक और परिभाषा है कि जिसका डी उपकक्ष अपूर्ण भरा होता है वही केवल संक्रमण तत्व कहलाता है। अब इस पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट,
Zn, Cd और Hg को सभी स्टूडेंट अच्छे से देख रहे हैं कि डी ब्लॉक में है, लेकिन इसको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। क्यों जिंक, Cd और Hg संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं? क्योंकि ये अपूर्ण भरा हुआ डी उपकक्ष नहीं रखता है, पूरा भरा हुआ डी उपकक्ष है। और परिभाषा क्या कहता है संक्रमण तत्व का? वैसे तत्व जिनके पास अपूर्ण भरा हुआ डी उपकक्ष होता है। अपूर्ण भरा मतलब, अपूर्ण भरा का मतलब देख लीजिए, अपूर्ण भरा का मतलब होता है n-1d 1 to 9। 1 to 9 कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन nd 10 हो गया तो हम उसको संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? जवाब 7 दिन तक मिलेगा, रोज मिलेगा, रोज प्रूफ होगा कि ये यहां पर इन सभी के साथ रहने लायक नहीं है। जो जो प्रॉपर्टी समझाया जाएगा इस क्लास में, सिद्ध किया जाएगा कि ये संक्रमण धातु का गुण नहीं रखता है। पहला दिन से ही शुरू है और जबरदस्ती ये डी ब्लॉक, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया है इसलिए डी ब्लॉक के साथ है। कोई भी गुण पर खरा नहीं उतरेगा ये, ना क्वथनांक गलनांक, ना रंगीन गुणधर्म, ना ऑक्सीकरण, ना जटिल गुणधर्म, किसी भी गुण पर खरा नहीं उतरेगा। ये डी ब्लॉक के जैसा नहीं होगा और रोज साबित होगा कि ये संक्रमण धातु होने लायक नहीं है या होता ही नहीं है। चलिए, तो इन्हें संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका गुण एस और पी ब्लॉक के बीच का होता है। डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में वर्ग संख्या कहां से कहां? 3 से 12, रोमन अंक में 3rd B to 2nd B। और डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1d 1 to 10 और ns 0 और 1 और 2। याद रखेंगे वो कौन सा तत्व है डी ब्लॉक का जिसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? वो है pd। परमाणु संख्या 46 जिसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, ns 0। चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक के तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण। और अभिलाक्षणिक गुण में सबसे पहला प्रारंभ हो रहा है आपके सामने क्वथनांक एवं गलनांक। अच्छे से आज इस टॉपिक को फिनिश करना है। आपको स्टार्ट करने से पहले बता दें एक बात, पी ब्लॉक और डी एंड ए ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिसका कभी भी बोर्ड एग्जाम में हेडिंग से क्वेश्चन नहीं आता है। एलिमेंट और आयन और हर रो से, मतलब जो भी संक्रमण श्रृंखला, अंतर संक्रमण श्रृंखला, सबसे क्वेश्चन नया नया एराइज होते रहता है। इसलिए अपना समझ बढ़ाना है, इस पर अपना कमांड करना है। इसलिए रटने का प्रयास मत करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जितना समझिएगा उतना मजा आएगा, क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखिए, अब यहाँ से समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या क्वेश्चन आएगा। क्वथनांक और गलनांक, सबसे पहले क्वथनांक गलनांक का मेन कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। क्वथनांक गलनांक का मेन कॉन्सेप्ट ये है, पहले अलग से जनरल वे में बताइए। आप लोग नाम लेते हैं लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, आपको पता है ये सभी धातु जो है डी ब्लॉक के हैं और इन्हीं का क्वथनांक गलनांक अधिक होता है। यहाँ तक कि सबसे अधिक गलनांक वाला जो धातु है टंगस्टन, इसी संक्रमण धातु में पाया जाता है। तो सवाल उठता है कि संक्रमण धातु का ही क्वथनांक गलनांक अधिक क्यों होता है? सवाल ये है कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला स्कैंडियम से जिंक की ओर जाते हैं तो 5 तत्व में क्वथनांक गलनांक में वृद्धि होता है और बाद के 5 तत्वों में कम हो जाता है। क्यों? ये सब सवाल है, क्वेश्चन है, जो दिमाग में रहेगा तो आप पढ़ेंगे तो समझेंगे, समझ में आएगा अच्छे से। अब कॉन्सेप्ट क्या है सुन लीजिए। कॉन्सेप्ट है क्वथनांक गलनांक उसका सबसे अधिक होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा स्वसंयोजक बंधन बनाए। जो ज़्यादा से ज़्यादा अयुग्म इलेक्ट्रॉन रखेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वसंयोजक बंधन बनाएगा। जितना ज़्यादा स्वसंयोजक बंधन बनाएगा अपने में ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु और समूह को जोड़ेगा और जितना ज़्यादा परमाणु और समूह को जोड़ेगा उसकी जटिलता बढ़ेगी, उसको गलाने खौलाने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर अब आप सबसे पहले प्रथम संक्रमण श्रृंखला के सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोल दिया कि देखिए सारा डिस्कशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर होना है। स्टार्ट। प्रथम संक्रमण श्रृंखला,
स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाया जाए पूरा।4s2 3d अरेंजमेंट के आधार पर 1s एक साथ 2s एक मतलब 1 वाला सबसेल एक साथ 2 वाला सबसेल एक साथ आ जाए तो ये n+l रूल पर है, और जो अब हम लिख रहे हैं वो आपके अरेंजमेंट के आधार पर है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहां पर इतना के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहां तक के लिए आर्गन, तो हम लिख दिए आर्गन, और आर्गन लिखने के बाद यहां लिख दिए 3d1, और अब आपसे पूछ दिए कि बताइए अगर हम यहां d उपकक्ष बना दिए तो यहां कुल कितना अयुग्म इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक अयुग्म इलेक्ट्रॉन है। 4s का जोड़ा लगा हुआ है, देख लीजिए। अब यहां पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 3d2 4s। ठीक है, तो आप लोग पूरा पूरा क्लियर समझ पाए। एक हम यहां पर d चलिए देखा जाए, इसमें कितना 1 भरे, यहां आते आते 2 अनपेड आ गया, यहां जैसे ही आएंगे तो 3d3 4s2 3 अनपेड आ गया, देखते रहिएगा। यहां पर 3d5 हो गया 4s1 कितना अनपेड, और साथ साथ 4s में भी एक अनपेड आ गया। तो यहां अब देखिए मैग्नीज के पास 3d5 4s2 ये जोड़ा लग गया। अब यहीं पर अनपेड बताते चलिए कितना अनपेड, पांच, यहां अनपेड 5। अब यहां से देखिए क्या हो रहा है 3d6, 3d6 का मतलब जोड़ा लग गया, 3d7 3d8 3d10 3d10 क्या हो रहा है देखिए, यहां पर 3d7 एक और का जोड़ा लग गया, तो यहां पर अनपेड कितना मिल रहा 4 3। अब इसका देख लीजिए, यहां पर 3d8 जोड़ा लग गया 2 अनपेड, यहां पर आ गया 3d10 4s1 केवल इसमें एक दिखाई देगा, और यहां आते आते सब खत्म अनपेड 0। तो हमने क्या बताया कि सहसंयोजक बंधन बनाने की क्षमता अनपेड इलेक्ट्रॉन से डिटरमाइन की जाती है। अनपेड माने अयुग्म, अयुग्म रहेगा तभी तो साझेदारी करेगा, साझेदारी करेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो यहां अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले बढ़ रही है फिर घट जा रही है, तो सहसंयोजक बंधन बनाने की क्षमता पहले बढ़ेगी और फिर घट जाएगी। तो क्वथनांक गलनांक के साथ भी यही होने वाला है कि पहले 5 तत्वों में बढ़ेगा फिर घट जाएगा, इतना घट जाएगा कि जिंक जैसा धातु जिसको हाथ में लीजिएगा तो इसे मोड़ दीजिएगा, मुलायम, इतना मुलायम होता है। कारण है इसके पास बॉन्ड बनाने की क्षमता। तो अब इसका सारा कॉन्सेप्ट क्वथनांक गलनांक का अब आप पढ़ेंगे, मेन कॉन्सेप्ट आपको दे दिए, अब इसका एक एक लाइन समझने का क्षमता आप में आ चुका है, देख लिया जाए। सबसे पहला स्टेटमेंट, प्रबल धात्विक बलों के कारण संक्रमण धातुओं का क्वथनांक गलनांक एस ब्लॉक की तुलना में, प्रबल धात्विक बलों के कारण डी ब्लॉक का जो क्वथनांक गलनांक होता है उच्च होता है एस ब्लॉक की तुलना में। और दूसरा, जिस धातु का डी उपकक्ष पूर्ण भरा होता है, जैसे कि अभी आया है जिंक का, वे अन्य धातुओं की तुलना में कम क्वथनांक गलनांक वाले होते हैं। इसका कारण यह है कि पूर्ण भरा हुआ उपकक्ष होने पर क्या होता है, देख लीजिए, ये अन्य परमाणुओं के बीच अधिक सहसंयोजक बंधन का निर्माण। मेन कॉन्सेप्ट अब आ रहा है, ध्यान दिया जाए। प्रथम संक्रमण श्रृंखला के प्रथम 4 तत्वों में अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है, जो आप देख लिए, इसलिए सहसंयोजक बंधन बनाने की क्षमता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है। लेकिन बाद के तत्वों में अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है, कमी, जिसके फलस्वरूप सहसंयोजक बंधन
बनाने की क्षमता में क्या होती है, इससे गलनांक क्वथनांक क्या हो जाता है। तो आप पढ़ तो लिए ये सारा टॉपिक। क्वेश्चन क्या आएगा सुना जाए। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला के प्रथम 5 तत्वों के क्वथनांक गलनांक में वृद्धि होती है क्यों। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम संक्रमण श्रृंखला के बाद के 5 तत्वों के क्वथनांक गलनांक में कमी हो जाती है क्यों। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम किसी भी संक्रमण श्रृंखला में अंत वाले तत्व जैसे Zn, Cd और Hg का क्वथनांक निम्न होता है क्यों। तो तीनों का जवाब ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनेंगे। प्रथम 5 तत्वों का क्वथनांक गलनांक बढ़ने का कारण है कि प्रथम 5 तत्वों में अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि, जिस कारण सहसंयोजक बंधन बनाने की क्षमता में वृद्धि हो रही है, इसलिए क्वथनांक गलनांक में वृद्धि हो जाती है। बाद के तत्वों में 5 तत्वों में देखा जाता है कि ये अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, जिस कारण सहसंयोजक बंधन बनाने की क्षमता में कमी आ जाती है, इसलिए क्वथनांक गलनांक कम हो जाता है। और लास्ट में किसी भी श्रृंखला के लास्ट में निवास करने वाले कॉपर, सीडी और Hg का क्वथनांक गलनांक निम्न क्यों होता है, क्योंकि इनका बाहरी कक्ष पूर्ण रूप से पूर्ण भरा उपकक्ष होने के कारण इनका क्वथनांक गलनांक एकदम कम होता है, क्योंकि अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। इसलिए यहाँ उतना सहसंयोजक बंधन का निर्माण नहीं होता है और ये कम क्वथनांक गलनांक वाले धातु हैं। यही कारण है कि जिंक, Cd और Hg को संक्रमण धातु नहीं कहा जाता है, संक्रमण धातु का गुण नहीं रखते। तो ये था पहला प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड